आशीष अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। माँ बाप ने बड़े प्यार से आशीष को बड़ा किया था और उसके लिए कई सपने देख रखे थे। यही सोचा था कि खुद चाहे सूखी रोटी भी खानी पड़े लेकिन बेटे को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने होने देंगे। हुआ भी ऐसा ही था। शादी के 7 साल बाद आशीष ने उनकी गोद में आँख खोली थी। यूँ अपने दोनों माँ बाप की आंखों का तारा था। आशीष का बाप मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने बेटे की हर इच्छा को पूरा किया था। आशीष की माँ भी उस पर जान छिड़कती थी, कहती थी कि देखना, जब हमारा बेटा बड़ा होगा ना तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा बाबू बनाएंगे, ये हम दोनों को राज करवाएगा। फिर तुझे भी यूं ठेले पर भुने हुए चने और भुट्टे नहीं बेचने पड़ेंगे, बल्कि तू बड़ा सेठ बन जाएगा, सेठ। ये बात अक्सर आशीष की माँ कहा करती तो आशीष का बाप हंस देता, कहने लगता कि बस तेरे मुंह में घी शक्कर, मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे बेटे को कभी गर्म हवा भी ना आकर लगे। ये जिंदगी में हर तरह की कामयाबी हासिल करे और बस हजारों साल जिए। दोनों पति पत्नी अपने बेटे को हमेशा ऐसे ही दुआएं देते रहते थे। पहली बार जब आशीष ने कदम बढ़ाया और वो चलने लगा तो दोनों ने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। सबको खुशी से बताने लगे कि हमारा बेटा अब चलने लगा है। हर कोई उन्हें मुबारकबाद देता। कई बार औरतें कह देती कि अपने बेटे को यूं बढ़ा चढ़ाकर मत बताया करो, अरे लोगों की नज़र बड़ी काली होती है, लोग तुम्हारे बच्चे को नज़र लगा देंगे। हर एक को मत बताया करो कि आज तुम्हारे बेटे ने बोलना शुरू किया, चलना शुरू किया, तुम्हें माँ और दीनू भैया को पिता बुलाया। अरे लोग जलन जलन रखते हैं, किसी की हाय लग गई ना तो बैठी रह जाओगी। इतना सुनना था कि पहले तो आशीष की माँ ने इन बातों को अनदेखा कर दिया, लेकिन जब अगले ही दिन उसका बेटा बीमार पड़ा तो वो परेशान होने लगी। इसके बाद आशीष पर तो जैसे कितनी मुसीबतें टूटने लगी थी। वो अब चलने लगा था, कभी पैर में कोई कांटा चुभ जाता तो कोई कांच चुभ जाती, खून आने लगता। दोनों पति पत्नी तो बस जान हथेली पर लिए फिर रहे होते। बहरहाल दोनों ने ही अपने बच्चे को बिल्कुल नाजों से पाला था। फिर एक अच्छे स्कूल में भी एडमिशन करवाया। आशीष स्कूल जाने लगा तो स्कूल भी महंगा था, और यूँ सिर्फ आशीष के पिता की मेहनत मजदूरी से तो खर्चे पूरे नहीं होने वाले थे। इसलिए आशीष की माँ ने घर में सिलाई कढ़ाई करना शुरू कर दी। इसी के साथ ही गांव की लड़कियों को अपने घर में सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू कर दिया। यूँ अपने बेटे की खातिर दोनों पति पत्नी मिलकर मेहनत करने लगे थे। साथ घर के भी कामकाज करती और बेटे को भी पढ़ाती, फिर घर आई लड़कियों को भी सिलाई कढ़ाई सिखाती। ऐसे ही वक्त बढ़ने लगा। आशीष भी अपने माँ बाप का बहुत आज्ञाकारी था, जानता था कि उसके माँ बाप उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और उसके लिए कितना थक रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अपने बेटे का भविष्य संवार सके और अपनी जिंदगी में भी सुकून ला सकें। वो वक्त भी आया जब आशीष ने टॉप किया था। पूरे जिले में सबसे अच्छे नंबर आशीष के ही थे। वो हाई स्कूल में फर्स्ट आया था। सभी बहुत खुश थे, लेकिन अब सबसे बड़ा मसला जो था वो ये था कि आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज शहर में था और शहर में आशीष को भेजने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। यहाँ पर तो ऐसा कोई कॉलेज मौजूद ही नहीं था जिसमें आशीष पढ़ सकता। बाकी लोग कहने लगे कि अरे हमारे गांव में तो वैसे भी लड़कों को कौन इतना पढ़ाता है, 10वीं पास कर लेते हैं फिर अपने बाप दादों का कारोबार संभाल लेते हैं या कोई छोटी मोटी नौकरी करने लगते हैं। तुम भी अपने बेटे को अपने साथ काम पर लगा दो, एक ठेला तुम लगाते हो, इससे कोई दूसरा ठेला लगा दो या दुकान खुलवा दो, ये भी कमाने लगेगा तो तुम्हारा हाथ बढ़ जाएगा। ये सुनकर तो आशीष का बाप आग बबूला हो गया था। अगले ही पल उन लोगों से लड़ पड़ा, कहने लगा कि कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, अरे तुम लोगों की तो सोच ही बस छोटी की छोटी रह जाएगी। मैं तो अपने बेटे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करूंगा तो कल को मेरे बेटे के लिए आसानी हो जाएगी। लोग तरह तरह की बातें करते थे, क्योंकि जिस गांव में वो रहते थे वहां पर पढ़ाई का कुछ ज़्यादा चलन नहीं था। लेकिन इसके बावजूद आशीष के माँ बाप ने हिम्मत नहीं हारी थी। शहर में पढ़ाई का खर्चा और फीस देखकर आशीष की माँ ने अपने गहने बेच दिए थे। आशीष ने अपनी माँ को गहने बेचते देखा तो बहुत दुखी हुआ। अपनी माँ से कहने लगा कि माँ इन्हें मत बेचो, मैं 1 साल मेहनत मजदूरी करूंगा, फिर अगले साल एडमिशन ले लूंगा। लेकिन उसकी माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं और तुम्हारा बाप मेहनत कर रहे हैं ना, तुम बस पढ़ लिख कर अपना और अपने बाप का नाम उज्जवल करो। आशीष को ये बात भी याद थी। उसने फैसला कर लिया कि अच्छा पढ़कर अपनी माँ को इससे भी अच्छे गहने बनवा कर देगा। यूं वो पढ़ाई के लिए अपने माँ बाप से मिलकर शहर आ गया था। उसे रहना भी हॉस्टल में ही था। हफ्ते में एक बार वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए यहाँ पर आ जाया करता था, वरना उसका सारा वक्त वहीं शहर में ही गुजरा करता था। वहाँ पर उसके नए दोस्त बने थे, नए लोगों से दोस्तियाँ की और धीरे धीरे उसका भी वहाँ पर दिल लग गया था। जब भी वो अपने माँ बाप के पास रहने के लिए आता तो सारे हफ्ते
खुद सूखी रोटी खाकर गुजारा करने वाले आशीष के माँ बाप उसके आने पर देसी घी के पराठे बनाते, साथ मक्खन और मलाई नाश्ते में उसे खाने को देते थे। फिर दिन में उसे बहुत अच्छा खाना बनाकर देते थे। फिर लड्डू और मिठाई अपने हाथों से बनाकर आशीष की माँ उसे दिया करती थी। एक बार जब उसकी माँ ने उसे लड्डू बनाकर दिए तो आशीष लेकर जाने से मना करने लगा। कहने लगा कि माँ, क्या तुम भी ये देसी घी के लड्डू बनाकर दे देती हो? वहाँ पर सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। शहर में देसी घी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं होता। इसकी बू से मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं ये सब कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। आशीष धीरे धीरे शहर के ही तौर तरीके अपनाने लगा था, लेकिन इसी के साथ ही वो अपने माँ बाप को भी अहमियत देता और जी जान लगाकर पढ़ाई कर रहा था। वक्त ऐसे ही गुजरने लगा और वो वक्त भी आया जब आशीष अपनी गाड़ी ले चुका था। उस दिन आशीष के माँ बाप बहुत खुश थे। उन्हें लगा था जैसे अब उन्हें उनकी मेहनत का सिला मिलने वाला है। उन्होंने अपने बेटे के लिए बहुत कुर्बानियां दी थी, दिन रात एक करके मेहनत की थी ताकि अपने बेटे की जिंदगी आसान कर सकें। बेटा वापस गांव आया तो ढोल बजाकर उसका स्वागत किया गया था। सभी खुश थे। गांव के लोग तो आशीष को शहरी बाबू कहकर पुकारने लगे थे। आशीष घर आया तो घर में भी आस पड़ोस की औरतें मौजूद थीं जो मुबारकबाद देने के लिए आई थीं। आशीष बहुत खुश था। साथ ही उसने नौकरी के लिए अप्लाई भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ था और वो एक कॉन्फिडेंट लड़का था, इसलिए उसकी जॉब लग चुकी थी। वो एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। सैलरी भी अच्छी खासी थी। जैसे ही माँ बाप को इस बारे में पता चला तो दोनों की खुशी की सीमा न रही। आशीष की माँ ने मंदिर में जाकर माता जी को चुन्नी चढ़ाई थी कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। हम जो चाहते थे हमने वो कर दिखाया। आशीष के काम को देखते हुए कंपनी की तरफ से उसे घर और गाड़ी मिल चुकी थी। वो गाड़ी लेकर सबसे पहले गांव में आया था। पिछले 2 हफ्तों से उसने गांव चक्कर नहीं लगाया था। माँ बाप बहुत परेशान थे कि बेटा आखिर हमसे मिलने क्यों नहीं आया। यूं जब गली में शोर देखा तो हैरान हो गए। गली के बच्चे शोर मचाते हुए आ रहे थे कि शहरी बाबू की गाड़ी आ गई, शहरी बाबू बड़ी सी गाड़ी में आ रहा है। सबसे पहले तो घर से भागकर आशीष का बाप निकला था। आशीष के बाप ने जब अपने बेटे को इतनी बड़ी गाड़ी में आते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। फौरन कहने लगा कि ए आशीष की माँ, बाहर आ, जल्दी देख कौन आया है। वो परेशान उदासी बैठी थी। फौरन तेज कदम उठाती हुई घर से बाहर निकली। सामने जब बेटे को गाड़ी से उतरते देखा तो खुशी से हैरान रह गई थी। आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। फिर दोनों को आशीष ने अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा कि देखो माँ, पिताजी, मुझे कंपनी की तरफ से गाड़ी मिली है। मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ। पूरे गांव के लोग ही बाहर निकलकर गाड़ी को देख रहे थे और उनकी किस्मत पर गर्व कर रहे थे। अब उन्हें पछतावा हो रहा था कि काश हम भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेते तो आज हम भी यहाँ गरीबी में ना रह रहे होते। खैर, आशीष अपने माँ बाप के साथ घर गया। घर का सामान वगैरह पैक किया गया तो दोनों माँ बाप कहने लगे कि हम वहाँ पर कहाँ रहेंगे, हमारा तो ना कोई घर है ना कोई जानने वाला। लेकिन अभी एक सरप्राइज तो बाकी था। एक बहुत बड़ी कॉलोनी में पहुंचकर आशीष ने चाबी अपने माँ बाप के हाथ पर रखी थी। कहने लगा कि ये घर आप लोगों का है, मुझे कंपनी की तरफ से मिला है और अब हम लोग यहीं पर ही रहेंगे। दोनों तो खुशी से पागल हो चुके थे। आशीष की माँ तो रो रो कर अपनी आंखें सुजा चुकी थीं। अपने भगवान का जितना धन्यवाद करती कम था कि आज उनके हालात कितने बदल चुके हैं। घर में सब कुछ मौजूद था, नौकर भी थे, किसी काम को करने की जरूरत नहीं थी। सारी जिंदगी मेहनत करने के बाद अब दोनों को आराम ही करना था। वक्त थोड़ा आगे बढ़ा तो आशीष की माँ एक दिन आशीष को बिठाकर कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। खैर से भगवान ने तुझे इतनी तरक्की दी है, तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। शहर में तुझे इतना बड़ा घर भी मिल गया। धीरे धीरे हमारी भी बोलचाल पड़ोस के लोगों से होने लगी है। सब बड़े ही अच्छे हैं, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हम तेरी शादी कर दें। बता, तेरे लिए कैसी लड़की ढूंढूं, कैसी लड़की से शादी करना चाहता है। इतना सुनना था कि आशीष के चेहरे का रंग थोड़ा बदल सा गया। फिर थोड़ा कपकपाते हुए स्वर में कहने लगा कि मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप दोनों मुझसे नाराज ना हो तो। दोनों फौरन बेटे से कहने लगे कि अरे, जो कुछ तुम्हारे दिल में है बता दो, हम भला क्यों तुमसे नाराज होंगे। आशीष कहने लगा कि मैं दरअसल अपनी यूनिवर्सिटी की एक लड़की को पसंद करता हूँ। अब तो मैं अपने पैरों पर भी खड़ा हो गया हूँ, पर मेरा उससे अभी भी कांटेक्ट है। उसके बहुत से रिश्ते आ रहे हैं और वो मुझसे बार बार कह रही है कि मैं उसके लिए रिश्ता लेकर आऊँ, वरना उसकी शादी उसके घर वाले कहीं और करवा देंगे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं आप लोगों से इस बात का जिक्र कर सकता। इतना सुनना था कि उसके माँ बाप एक दूसरे का चेहरा देखने लगे।
फिर कहने लगे कि बेटा, अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो तो हम तुम्हारी शादी उसी से करवाएंगे। वो लोग अगले ही दिन रिश्ता लेकर उस लड़की के घर पहुंच गए थे। लड़की वाकई बहुत अच्छी थी और सुंदर थी। आशीष के माँ बाप को लड़की पसंद आ गई थी, इसलिए रिश्ता भी तय हो गया और शादी भी हो गई। आशीष की माँ अपनी बहू को घर लाकर बहुत खुश थी। गांव से लोग शादी पर आए थे, लेकिन जब आशीष की पत्नी साक्षी के रिश्तेदारों ने गांव से आए हुए पेटू लोगों को देखा तो वो बातें करने लगे, बातें बनाने लगे कि कैसे लोगों को यहाँ पर दावत पर बुला लिया है, जिन्हें खाना खाने की तमीज नहीं है। देखो तो कितना खाना खा रहे हैं और कितनी बदतमीजी से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। हुआ भी ऐसा ही था। जैसे ही खाना शुरू हुआ था तो सभी लोगों ने खाना एक दूसरे से झपटना शुरू कर दिया था। सस्ती बाजार का दृश्य लगने लगा था, लेकिन बहरहाल शर्मिंदगी सारी आशीष के हिस्से में आई थी। सब लोग जा चुके थे, जबकि थोड़ा बहुत साक्षी का भी मुंह उतर गया था। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजरते रहे। आशीष तो सुबह सुबह उठकर ऑफिस चला जाया करता था, लेकिन बहू कई दिनों से लेट ही उठ रही थी। आशीष की माँ ने भी उसे परेशान न करना चाहा कि नई नवेली दुल्हन है, यूं परेशान करना और जल्दी जगाना ठीक नहीं लगता। लेकिन अगले दिन जब आशीष उठा और साक्षी कमरे से बाहर ना आई तो आशीष की माँ जाकर दरवाजे को बजाने लगी। फिर दरवाजा खोला तो बहू बिस्तर पर लेटी सो रही थी। जाकर उसे जगाने लगी और कहने लगी कि बेटी, तुम्हारा पति नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि पति काम पर चला जाए और औरत बेड पर लेटी सो रही हो। हमारे यहाँ औरत को पहले उठना चाहिए और आदमी को जगाना चाहिए, फिर उसके लिए नाश्ता बनाकर उसे देना चाहिए। यूं अच्छा थोड़ी लगता है कि आदमी उठकर नाश्ता करके ऑफिस भी जा चुका है और पत्नी अभी तक लेटी सो रही है। साक्षी माथे पर बल डालती जमाइयां लेते हुए उठ गई थी और बेदिली से बैठकर नाश्ता भी कर लिया था। लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार अपनी सास के साथ बदलने लगा था। अब तो उसकी शादी को 2 महीने भी गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी दावतें नहीं खत्म हो रही थीं। कभी किसी के दोस्त के यहाँ वो अपने पति को ले जाती तो कभी किसी के यहाँ। आशीष को अपने माँ बाप के साथ मिलकर खाना खाने की आदत थी, लेकिन कई दिन से अब आशीष के माँ बाप अकेले ही खाना खा रहे थे। आशीष का बाप अपनी पत्नी से कहने लगा कि अब अपने बेटे के बिना ही खाना खाने की आदत डाल लो, क्योंकि वो तो बस अब शादी के बाद अपने दोस्तों, यारों और पत्नी का होकर रह गया है। ये बात आशीष ने घर में आते हुए सुन ली थी। उसे एहसास हुआ था कि वो अपने माँ बाप के साथ कितना गलत कर रहा है। भले ही वो बाहर से खाना खा कर आ चुका था, लेकिन इसके बावजूद अपने माँ बाप के पास बैठा और खाना खाने लगा। अपने माँ बाप के साथ बैठकर कुछ घड़ी बातें करने लगा तो माँ बाप का मूड भी अच्छा हो गया था। इन तीनों को हंसते हुए बातें करता देखकर साक्षी अंदर ही अंदर जलने लगी थी। वो यही चाहती थी कि मेरे पति पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक रहे और वो अपने माँ बाप से बिल्कुल दूर हो जाए। उसे अपने माँ बाप के साथ हंसते हुए देखकर वो कहने लगी कि मुझे नींद आ रही है, तुम कमरे में आ जाओ। फिर आओगे और आकर लाइट ऑन करोगे तो मुझे बहुत उलझन होती है, गुस्सा आता है, मेरी नींद खराब होती है। लेकिन आशीष कहने लगा कि मैं अभी अपने माँ बाप के पास बैठा हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगा। ये बात उसे अंदर ही अंदर जला चुकी थी, लेकिन बहरहाल अब हो भी कह सकता था। झाड़ू पोछा तो नौकरानी कर दिया करती थी, लेकिन खाना वगैरह सब कुछ आशीष की माँ ही बनाया करती थी। अब तो उनकी भी इतनी उम्र नहीं रही थी और बहू तो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। इस बात का जिक्र आशीष की माँ ने उससे नहीं किया था। वो नहीं चाहती थी कि नई नवेली बहू और बेटे के बीच किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन बहरहाल एक दिन जब आशीष घर आया और अपनी माँ को बीमारी की हालत में भी घर के काम करते देखा तो अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम माँ को काम करने में मदद करवा दिया करो, वो अकेले सारा काम करती रहती हैं। लेकिन वो ये कहती कि मैं भला कैसे घर के काम कर सकती हूँ, ये काम करने की तो मुझे आदत ही नहीं है, प्लीज़ आप खाना बनाने के लिए कोई मेड रख लें। लेकिन आशीष कहने लगा कि मुझे नौकरानी के हाथ का बना खाना खाने की आदत नहीं है। तो साक्षी कहने लगी कि वो तो मुझे भी नहीं है। अंकल और आंटी उनके हाथ का खाना खाते रहेंगे और हम दोनों बाहर से ऑर्डर कर लिया करेंगे या बाहर जाकर खा लिया करेंगे। इन बातों से आशीष को अंदाजा हो चुका था कि उसकी पत्नी किस स्वभाव की है, लेकिन उससे प्यार करता था, उसे प्यार से समझाता रहता। लेकिन धीरे धीरे ये बात भी आशीष के सामने आ चुकी थी कि साक्षी अपने सास ससुर को कुछ खास पसंद नहीं करती। बहरहाल अपने वादे के मुताबिक आशीष ने अपनी माँ को सोने की चैन बनवा कर दी थी और अपने हाथों से अपनी माँ को चैन और बुंदे पहनाए थे। ये देखकर साक्षी अंदर ही अंदर जल भुन गई थी। फिर वो कहने लगा कि मेरी माँ ने मेरी पढ़ाई की खातिर अपनी चैन बेची थी, देखो मैंने अपनी कमाई से अपनी माँ को आज उससे भी अच्छी चैन बनवा कर दे दी। साक्षी को ये बात पसंद नहीं आई थी। वो अपने पति से लड़ने लगी कि माँ को तो दे दिया है, लेकिन पत्नी का तो कोई हक ही नहीं है तुम पर।
मुझे भी ऐसे वैसे ही चैन चाहिए। आशीष कहने लगा कि मेरा बजट इतना नहीं है कि मैं एक बार फिर इतने पैसे लगा दूं। ये बातें आशीष की माँ ने दरवाजे के बाहर सुन ली थी, इसलिए कुछ दिन चैन पहनने के बाद उतार कर अपनी बहू को दे दी कि मेरी कहाँ उम्र ये सब कुछ पहनने की। और बहू ने बिला झिझक वो चैन अपने पास रख ली कि जैसे वो उसी की ही हो। अब तो सास ससुर की तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। यूं घर की जिम्मेदारी साक्षी पर आई तो वो चिढ़ने लगी। सास के साथ ऐसे बात करती जैसे वो उन पर एहसान कर रही हो। इस तरह पति पत्नी के आपस के रिश्ते भी ख़राब होने लगे थे। आखिर एक दिन ये खबर भी सामने आ गई कि साक्षी प्रेग्नेंट है। साक्षी का प्रेग्नेंट होना था कि हर कोई उसके नाज रखने उठाने लगा। आशीष का तो बस नहीं चल रहा था कि अपना दिल निकाल कर उसके पैरों में रख दे, लेकिन जैसे ही सास ससुर बीमारी की वजह से खांसते तो वो चिढ़ खाने लगती। एक दिन आशीष से कहने लगे कि तुम मुझे छोटा सा फ्लैट ही ले दो जहाँ पर मैं रह लूँ। देखो तुम्हारे माँ बाप हर वक्त खांसते रहते हैं, बीमार रहते हैं, मेरे होने वाले बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। आशीष ने भी अपनी पत्नी और बच्चे की खातिर उसे अलग फ्लैट ले दिया। माँ बाप तो शुरू से ही कुछ नहीं कहते थे, बेटे की खुशियों की खातिर सब चुपचाप सहते रहते। पहले पहल तो आशीष सुबह सुबह जॉब पर जाने से पहले यहीं पर आया करता और नाश्ता किया करता, फिर घर जाने से पहले यहाँ पर चक्कर लगाया करता और छुट्टी वाले दिन वो सारा दिन यहीं पर गुजारा करता। लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आने लगा तो पहले हफ्तों में और फिर महीनों बाद आकर आशीष चक्कर लगाया करता। जब भगवान ने उसे जुड़वा बच्चे दिए तो उसकी खुशी की कोई सीमा ना रही। वो तो अपने माँ बाप को ही भूल चुका था। दोनों बूढ़े दादा दादी जब अपने पोते से मिलने के लिए आए तो अगले ही पल साक्षी ने अपने बच्चों को छुपा लिया। कहने लगी कि बस आप दूर से ही देख लें, इतनी बीमारियां लगी हुई हैं आपको, कहीं मेरे बच्चे को ही ना लग जाए। इतना सुनना था कि दोनों पति पत्नी को धक्का सा लगा था। दोनों की आंखों में आंसू आ चुके थे। आशीष भी एक तरफ चुपचाप खड़ा था। दोनों के दिल पर ये बातें ऐसी असर हुई कि अपने आंसू हलक में ही उतार कर फिर कहने लगे कि हमने तुम्हें और बच्चों को देख लिया है, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। भगवान तुम लोगों को खुश रखे। आंखों में आए आंसू छुपाते हुए दोनों पति पत्नी पानी पिए बगैर ही वहां से निकल आए थे। इसके बाद कितने ही दिन गुजर गए, 3 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन आशीष ने ना अपने माँ बाप की तरफ चक्कर लगाया था, ना कॉल की थी, बल्कि पत्नी के बहकावे में और बच्चों की खुशी में सब कुछ भूल चुका था। वो समय भी आया जब अचानक उसके दोनों बच्चे बीमार पड़ने लगे। इलाज करवाया, बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन बच्चे न बच सके। दोनों ही बच्चे मर गए थे। आशीष कहने लगा कि हमने तो अपने बच्चों को बिल्कुल संभाल कर रखा था, फिर ना जाने कैसे इनको अजीबोगरीब सी बीमारी लग गई। जबकि साक्षी समझ चुकी थी। रोते हुए कहने लगी कि मैं जानती हूँ ये मेरे साथ क्यों हुआ है। मैंने तुम्हारे माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। वो बच्चों के पास आने लगे थे, लेकिन मैंने ये कहकर दूर कर दिया कि आप मेरे बच्चों को बीमारी लगा देंगे। लेकिन देखो, मेरे बच्चे हमारे साफ हाथों में रहते हुए भी बीमारी का शिकार हो गए और हमारे हाथों में दम तोड़ गए। आशीष रोने लगा। अपने माँ बाप को कॉल की, लेकिन नंबर बंद था। जब घर आया तो घर भी खाली था। समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कहाँ गए। बच्चों को दफना दिया गया। घर में अफसोस के लिए लोग आने लगे। आखिर एक दिन वो अपनी पत्नी को लेकर गांव आया तो अपने बूढ़े माँ बाप को जिस हालत में देखा तो आशीष तड़प उठा। उसका बूढ़ा बाप अपने बूढ़े हाथों से ठेले को धकेल कर नमकीन चने बेच रहा था और उसकी माँ अपनी आंखों में पर मोटा चश्मा लगाए कपकपाते हाथों से लोगों के कपड़े सी रही थी। ये देखकर आशीष उनके पैरों में गिर गया, उनसे माफ़ी मांगने लगा। साक्षी भी शर्मिंदा थी, लेकिन इस बार तो उन्होंने शहर जाने से मना कर दिया। तो साक्षी भी कहने लगी कि अगर आप लोग हमारे साथ शहर नहीं जाएंगे तो मैं भी आप लोगों के साथ यहीं रहूंगी। उसने उन दोनों से माफ़ी मांगी। साक्षी तो अकल तो आ चुकी थी, लेकिन उसने इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।